हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल का पार्ट 2। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने प्लांट के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वैसे ही 3D वे में पढ़ेंगे जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बचे हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे और आप इसको बहुत ही अच्छी वे में समझ सकें। चलिए हम आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। इसका एक पार्ट न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है वाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं और अब हमारा फोकस रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में आ चुका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो जो ये वाला एरिया है, ये देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर से हवा निकलने के बाद जो उसके दोनों सरफेस होते हैं वो आपस में चिपक से जाते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके कुछ सरफेस में आपको ब्लू डॉट्स मिलेंगे बट कुछ सरफेस इसके बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। तो इसी डिफरेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिस सरफेस में ब्लू डॉट्स होते हैं, इनकी वजह से इनका सरफेस रफ हो जाता है। उस एरिया को, उन पार्ट्स को नाम दे दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन पार्ट्स के सरफेस बिल्कुल क्लीन होते हैं, स्मूथ होते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, जो ये ब्लू कलर के डॉट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है राइबोसोम्स। ये मेनली इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें पाए जाते हैं हमारे राइबोसोम्स। इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना और प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में या सेल में जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करना, और साथ ही साथ इसका सब मेन इंपॉर्टेंट काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम कहते हैं विषहरण। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो हमारा सेल होता है वो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको ब्लड में से रिमूव कर देता है। तो ये काम होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसी वजह से इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों को अलग किया जाता है। और ओवरऑल अगर पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये एक तरीके से प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, और जो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी चेन होती है उसमें एक चैनल की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं गोल्जी apparatus के बारे में। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। देखिए, इसका मेन काम क्या होता है। इससे पहले हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है उसमें हमने देखा जो वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा था, फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था। आफ्टर ऑल जब ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है सेल में तो इसको सेल के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन प्रोटीन्स को एक सेल से दूसरे सेल पर सेंड करना पड़ता है। तो हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उसी ज़रूरत को पूरा करता है हमारा गोल्जी apparatus। देखिए, ये क्या करता है, जैसे हमें कोई मैसेज भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी सर्विस का यूज़ करते हैं। जैसे हम पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं। हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी हमारा लेटर होता है, हम उसको पोस्ट ऑफिस में दे देते हैं। आफ्टर दैट पोस्ट ऑफिस उसे, अगर वो उसी इंटर स्टेट का डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचाएगा, अदर स्टेट का है वहाँ पहुँचाएगा। उसी तरह जो गोल्जी apparatus होता है इसका काम क्या होता है, ये जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उनकी पैकेजिंग करता है। उसके बाद ये देखिए, जो ये वाला एरिया है CIS फेस, ये वाला एरिया ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। यहाँ से ये उन वेसिकल्स के थ्रू, ये छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं सेल में, उसके थ्रू ये यहाँ से रिसीव करता है। देखिए वेसिकल जो ये देखिए, अगर मैं गोल्जी apparatus को दिखाता हूँ तो जो ये निकल के आ रहे हैं, ये देखिए जहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ अभी आपको दिखेंगे, ये देखिए जो ये निकल के आ रहे हैं यहाँ से, ये इनके थ्रू क्या करता है, प्रोटीन्स जो हमारे मैसेज होता है उसको एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र करता है, जिसको आफ्टर दैट ये सेल के अंदर भी जाता है और सेल के बाहर भी भेजता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो गोल्जी apparatus है वो हमारे सेल का एक पोस्ट ऑफिस है जो कि
हमारे प्रोटीन को पैकेजिंग करके डिफरेंट प्लेसेस में भेज रहा है। देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी होता है। जो हमारी सेल होती है, सेल के आउटर जो लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो कई बार क्या होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से वो थोड़ी सी मतलब कमज़ोर सी पड़ जाती है, तो उसकी रिफॉर्मेशन के लिए ये प्रोटीन वहाँ पर जाता है, उस जो हमारा पार्ट ख़राब हो गया है उसको रिफॉर्म करता है दोबारा सेल मेम्ब्रेन को। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये हमने पढ़ा अभी गोल्जी apparatus के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसको आपको समझने के लिए एक एग्जांपल को पहले ढंग से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमें कोई काम करना होता है तो हमें इसके लिए नीड होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी हमें मिलता है फूड से। और जो फूड होती है वो कहाँ से मिलता है? वो फूड मिलता है हमें प्लांट से या ट्रीज से एज अ फ्रूट और एज अ वेजिटेबल। तो ऐसे ही जो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनको अपना फंक्शन करने के लिए थोड़ी एनर्जी की नीड होती है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज, वैसे ही इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो हम फूड खा रहे हैं, ठीक है ना, प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है फूड, माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? वो करता है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। एटीपी एनर्जी का एक फॉर्म होता है और उस एटीपी को यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स अपना वर्क करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर वाली लेयर, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन जो आपको ये अंदर वाली लेयर दिख रही होगी। इसलिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है। इट मीन्स जो ये डिफरेंट आउटर ऑर्गेनल्स होते हैं, जो डिफरेंट आउटर प्रोटीन्स होते हैं, ये डिसाइड करती है किसको अलाउ करना है या किसको नहीं अलाउ करना है। और जो आप इसको ये देखिए, जो ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, तो जो ये फोल्ड हो रखी है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, और जो इसके अंदर ये लिक्विड भरा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म होता है एटीपी। तो जो ये मैट्रिक्स होता है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है किसमें? एटीपी के जनरेशन में। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना एक खुद का डीएनए होता है, खुद के इसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो जिस समय सेल डिवीज़न होता है उस समय ऑब्वियसली जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका भी डिवीज़न होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको किसी दूसरे ऑर्गेनल्स में डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स है, इसका खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, और जितनी भी ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है, जितना भी जो इसका फंक्शन होता है, ये सब करने के लिए इसको जो प्राइमरीली नीड की ज़रूरत पड़ती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन की। तो इससे मेनली क्वेश्चन आता है पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको जो जितने भी ऑर्गेनल्स को पावर प्रोवाइड करवा रहा है, तो हम कहेंगे सीधा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछ लेता है कि करंट करेंसी ऑफ द सेल या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द सेल, तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट कर रहा है, तो एटीपी हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द सेल कह सकते हैं या करंट करेंसी ऑफ द सेल। क्या आप लोग जानते हैं लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, या जो हमारे फल और फ्रूट्स होते हैं उनका डिफरेंट कलर क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या होती है? आइए चलिए हम इसको जानते हैं। देखिए जो हमारा सेल होता है उसके अंदर डिफरेंट कलरफुल बैग्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं हमारे ट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट कलर्स का। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उन कलरफुल पैकेट्स को हम कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इन्हीं डिफरेंट फंक्शन की वजह से प्लास्टिड्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकंड 1 इज़ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड 1 इज़ लुकोप्लास्ट। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो हम चलते हैं फिगर में, ये पहुंच गए हम प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। देखिए जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है, जो लीव्स में ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है।
और उन प्लास्टिड को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स। अब देखिए जो प्लास्टिड्स होता है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और वी नो दैट कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसके लिए बेसिक नीड होती है क्लोरोफिल की, और वो क्लोरोफिल पाया जाता है लीव्स में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट के किस पार्ट में परफॉर्म होती है, किस पार्ट में होती है, लीव्स में। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने फिगर में आ गया है क्लोरोप्लास्ट। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर हम इसके फंक्शन को समझेंगे। तो देखिए इसमें एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। तो जो आउटर लेयर है वो थोड़ी पोरस होती है और ये इनर लेयर है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर स्पेस। अब देखिए यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स भरा होता है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और जो ये रैक टाइप के स्टैक्स है इनको हम कहते हैं ग्रेनम, और एक जो ये फोल्डेड सिंगल ग्रेना को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, इसी के अंदर, इन्हीं के अंदर जो आप देखिए जो ये कलरफुल है इन्हीं के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और जो पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ये हुआ पार्ट 1। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है इसका क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डिसाइड करता है डिफरेंट कलर में कि उसको येलो कलर देना है, रेड कलर देना है। तो जो क्रोमो का मतलब ही क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलरफुल। तो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिसाइड करता है हमारा क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड। एंड द थर्ड वन इज लुकोप्लास्ट। लुकोप्लास्ट एक कलरलेस ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल में मेनली रूट्स में पाया जाता है, और इसका मेन वर्क होता है जैसे स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल, इन सबको स्टोरेज करने के लिए। तो देखिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी प्लास्टिड्स का अपना डीएनए होता है और उसके पास अपना राइबोसोम्स होता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्लास्टिड को किसी दूसरे ऑर्गेनिल्स में डिपेंड नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिल्स होता है। तो आज हमने प्लांट सेल के जितने भी ऑर्गेनिल्स थे उनको सबको 3D वे में समझा। तो आज हमारा प्लांट सेल कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी टॉपिक को 3D वे में समझना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसको बिल्कुल 3D वे में समझाएंगे। और हाँ, आगे आने वाली वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो भी एकदम 3D में, 3D एनालिसिस करेंगे हम उसका। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।